पहले एपिसोड में हमने दोस्तों आपसे बात की कि गुर्दे जो है उसके मरीजों के खराबी और पूरी दुनिया में कितने मरीज और पाकिस्तान में कितने मरीज, उसकी जो हमारी फर्स्ट एपिसोड है आप उस पर जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी थी वो ये बनी वीडियो के गुर्दे खराब होने की वजूहात क्या है, कॉजेस क्या है, असबाब क्या है, हमने वो वीडियो भी आपके लिए रखी। आप वो हमारी जो सेकंड वीडियो है आप उसको भी जाकर वहां हमारे चैनल पे जाके आप उसको हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर जाके आप उसको जो है वो देख सकते हैं। आज दोस्तों जो बात होगी वो होगी कि इब्तदाई इलामात क्या होती हैं, क्या ऐसी इलामात होगी, क्या ऐसी सिम्टम्स होंगे, वो ऐसी क्या सिम्टोमेटोलॉजी है जिसके देखने से महसूस करने से हमें पता चलेगा कि हमारे गुर्दे खराब हो, वो आज हमने आपसे डिस्कस करनी है। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि खून की कमी अगर हमें हो और बार बार खून की कमी रहे और हम एनीमिया का शिकार रहे तो उसकी वजह भी गुर्दे खराब हो सकते हैं। उसी तरह से खून में कमी से हमारे चेहरा जो है वो पिलाहट का शिकार हो तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं गुर्दों की खराबी के साथ जुड़ती है। उसके बाद आ गया हमारा सांस का फूलना, सांस फूलता है तो सांस फूलने की वजह जो है वो भी गुर्दे खराबी हो सकती है। इसी तरह फिर है थकन है, उसके बाद यानी थकन है, थकावट है, सुस्ती कायली है, काम काज करने को नहीं दिल चाहता, हर वक्त बिल्कुल गलूदगी और इस तरह की कंडीशन में रहते हैं। फिर उसके बाद हमें चेहरे पे, आंखों के नीचे या पांव पे या हाथों पे सोजन आना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और दबाने से गड़ा पड़ता है। तो ये भी एक हमारी इब्तदाई स्टेज की अलामत हो सकती है, चाहे वो बहुत थोड़ी सी सोजन हो। उसके बाद आ जाता है खून में प्लेटलेट्स की कमी, ये भी हमारे गुर्दों का खराब होने की जो है वो एक अलामत हो सकता है। उसके बाद है जिस्म पर नीले दाग पड़ना या जिस्म पर खारिश और रैशेस का होना, ये भी गुर्दे खराब होने की वजह हो सकता है, उसकी ये भी एक अलामत है। उसके बाद है निजाम हजम की खराबियां, यानी जो हमारा निजाम है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसमें हमारे मुंह में छाले, मुंह पक जाना, गैस, तेजाबियत, एसिडिटी और वो सारी एसिडिटी, तेजाबियत आगे हमारे खून तक और खून से फिर साफ होने के लिए गुर्दों से फिर पेशाब के रास्ते खारिज हो रही होती है, तो ये भी एक वजह हमारी हो सकती है। इसी तरह पेशाब करते हुए बार बार पेशाब का आना और पेशाब करते हुए उसके ऊपर झाग का आना, और वो झाग जो है वो कोई 5, 7, 10 सेकंड में अगर खत्म हो जाए तो ठीक, लेकिन अगर इससे ज्यादा टाइम के लिए झाग आपके पेशाब में उसके ऊपर जो है वो आप देर तक विजिबल रहे, वाजे रहे, तो इसका मतलब है कि आपके पेशाब में कहीं प्रोटीन तो नहीं आ रही, और अगर प्रोटीन आ रही है तो फिर आप प्रोटीनोरिया के मरीज हो चुके हुए हैं जो आगे चल के आपके गुर्दों को खराब करेगा। प्रोटीन का आना आपके जिस्म में प्रोटीन की ज्यादती नहीं होता, बल्कि आपके जिस्म में प्रोटीन पेशाब के रास्ते निकल रही है और वो प्रोटीन निकलने की वजह से आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी हो रही है। तो सो हमें प्रोटीन इनटेक करनी चाहिए, प्रोटीन हमें लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मरीज आके मुझे कहते हैं, ये राब्ता करते हैं तो वो कहते हैं जी डॉक्टर ने हमें तो कहा कि आपने प्रोटीन वाली कोई चीज नहीं लेनी। जब वो प्रोटीन वाली चीजें नहीं खाएंगे, जिस्म में जो प्रोटीन है वो निकलती चली जाएगी, तो आपके पट्टे जो है वो कमजोर होते चले जाएंगे। पट्टे कमजोर होंगे, फिर उसके बाद आपको क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएंगे, कुड़ल पड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर वो क्रैम्प्स कुड़ल जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह ये होती है, तो उसलिए आपको प्रोटीन इनटेक करनी चाहिए और हमें जिंदगी में वैसे भी तंदुरुस्ती में भी प्रोटीन खानी चाहिए। हम ज्यादा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे लगे हुए हैं कि हमें ये पता है अनाज खाना है, जिसको वो हम कहते हैं ना अन्न खाने हैं, हमने अन्न खान यानी हमने शुरू किया हुआ है। सो हमें प्रोटीन भी इनटेक करनी है, हमें देसी घी भी लेना है, हमें मक्खन भी लेना है। अब वापस लौटिए नेचर की तरफ। आप तो डॉक्टर कहना शुरू हो गए सारे के सारे के देसी घी खाना चाहिए था, देसी घी बहुत अच्छा था। तो भाई पहले किसने आपको कहा? जब रिटायर्ड हो गए, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये सब कुछ कहना शुरू कर दिया। आजकल ब्लॉग बनाते हैं, वो अपने लेक्चर झाड़ते हैं बैठे हुए कि जनाब ये भी ठीक था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अंग्रेजी दवाइयां गलत थी, सब कुछ था। तो भाई उस वक्त आपको पता नहीं था? उस वक्त भी आपको पता था। जब आपने एमबीबीएस किया था तो आपको उस वक्त पता चल चुका हुआ था कि आप कितने पानी में और कहां खड़े हैं। लेकिन उस वक्त भी आप करते रहे इसलिए कि जब रोजी रोटी का सवाल है, नौकरी लगी हुई है, तनख्वाहें आ रही हैं, कंपनियों से हमें कमीशन मिल रहे हैं और बड़ा कुछ हो रहा है। लेकिन आज जब आप रिटायर्ड हो चुके हुए हैं तो आज आप ये सारा कुछ सच बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है, बोलना चाहिए। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि उस वक्त हम गलत करते रहे, हमने कितने लोगों का कितना नुकसान किया? और दूसरी बात यह है कि रिटायर्ड होने के बाद आज आपको अगर समझ आ गई और आप सच बोल रहे हैं, तो क्या आपने पेंशन लेना छोड़ दिया? अगर आप पेंशन उसी डिपार्टमेंट से, उसी जगह से आप आज भी पेंशन ले रहे हैं,
तो फिर जो गलत करते रहे उसका ज़ाला तो आपने चले जैसे भी कर लिया या कर रहे हैं, लेकिन पेंशन वहीं से अभी ले रहे हैं और मुझे फिर भी मान रहे हैं और सच चले बोलना शुरू कर दिया, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन लोगों को चाहिए कि वो इन बातों को देखें, सुने और इस पे प्रैक्टिकली अमल करें और लोगों को फिर ये भी समझाएं कि ना जाए जी, इनके पास क्यों जाते हैं, इनके पास क्यों गलत तरीका इलाज के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों वो साइंटिफिक तरीका इलाज है ही नहीं जिसके पीछे हम पड़ गए हुए हैं। सो इसलिए भी हमें इस बातों को जो है वो देखना है। उसके बाद है हमारे उल्टियां या पखाने आने या नौजिया, उल्टी मतली आने की कैफियत या इसका आना। उसके बाद है दिमागी तवाज़ुन, यादाश्त वगैरह का भूलना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ये सारी चीजें जो है ये इब्तदाई इलामात है। और उसके बाद है फिर पथरी बनना। ये जो मसाइल है और पथरियों का बार बार बनना, ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए मसला है। और बहुत सारे लोग हैं दोस्तों यहाँ पे जो बार बार पथरियां बनती हैं और उनकी निकलती हैं या वो निकलवाते रहते हैं। कभी सर्जरी करवा ली, कभी लेजर सर्जरी करवा ली, कभी लेथोट्रिप्सी करवा ली, कभी कोई और चीज खा के, कभी किसी टोटके से, किसी भी तरह से। और बहुत सारे ऐसे भी जो कहते हैं हमारी खुद बहुत निकलती रहती हैं। लेकिन बात यह है कि वो बार बार जो पथरियां बनती हैं उनका बार बार बनना आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके गुर्दों को खराब करेगा। इसी तरह गुर्दे के अंदर सिस्ट, पानी की थैली बहुत छोटी सी अगर बन गई और आप समझते हैं कि हमें कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हो चुकी हुई है, तो दोस्तों फिर आपको ये चाहिए कि आप उसका प्रॉपर इलाज अभी से ले लें, वरना आपका गुर्दा फेल आगे चल के किसी ना किसी स्टेज पे वो कर देगी। जो जिनका क्रिएटिनाइन जो है वो 1 पॉइंट से बढ़ चुका हो या 1.5 पॉइंट पे आ चुका हुआ, तो उनको चाहिए फौरन नेचुरोपैथिक तरीका इलाज की तरफ आके उसको फौरी ठीक कर लें। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी स्टार्ट है। लेकिन यहाँ तो 3-3, 4-4 क्रिएटिनाइन तक पहुंचे हुए हैं। वो कहते हैं अभी कोई तकलीफ नहीं, डॉक्टर ने कहा बस ठीक है, जब कोई तकलीफ होगी बढ़ेगी फिर देखी जाएगी। जब वो 7-8, 10 पे पहुंचते हैं, डॉक्टर सीधा डायलिसिस पे डालता है और फिर वो कहता है कि गुर्दे वाश हो गए। सो इस पॉइंट से भी हमें जो है वो इसको देखना है। सो ये सारी चीजें हम साथ साथ आपसे जो है ना एपिसोड पॉइंट से हम इसको चला रहे हैं ताकि आप थोड़े थोड़े टाइम में इनको देख सकें और इनको आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने हल्का बाब में और जानने वालों को अपने सोशल मीडिया पे आप इन बातों को शेयर कीजिए। जो कि WHO आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा एजुकेशनल हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको घर बैठे आपकी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक टच पे, आपके मोबाइल पे, हम एक टच पे आपकी दूरी पे हैं। तो इसको शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमने मिलकर अपने घरों से और दूसरों के घरों से बीमारियों को निकालने में और वहां पे तंदुरुस्ती और उसको बहाल करने के लिए हमने एक जद्दोजहद, एक स्ट्रगल शुरू कर दी हुई है। तो कीप वॉच इट एंड हमारे उस कारवां का हिस्सा बनिए और उसमें शामिल हो जाइए और इस बातों को आगे दूसरों तक फैलाने का जरिया बनिए। अल्लाह ताला इस कार्य खैर में जो है हम सब की निजात जो है वो शामिल होगी इंशाअल्लाह ताला। सो WNO के लिए आप उसकी मेंबरशिप भी हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड तक हम फिर आएंगे आपके साथ कि पथरियां जिस्म में कैसे बनती हैं और पथरियों की इकसाम कितनी होती हैं और इसके लिए क्या हमें करना चाहिए, क्या इकदाम करने होंगे। इसके साथ ही अल्लाह निगहबान।